Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. So as you all know that we have already started a series जिसमें हम क्लास 12th के सारे चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. उसमें से चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 की आज लास्ट क्लास है. सो अगर आपने इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इजीली उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट सबके लिए बनाई है सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन फॉर यू ऑल कि कहाँ से कैसे करें, और सब में डिटेल एक्सप्लेनेशन है सारे चैप्टर के लिए. आपको उसके बाद भी कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन रीच आउट टू अस, राइट? एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू टर्न नोटिफिकेशन ऑन, बिकॉज जैसे ही कोई न्यू वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी. अभी तक हमने पढ़ा है कि पर्सनालिटी क्या होते हैं, किस किस तरह की होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें कैसे डिफाइन किया है, हमने सब कुछ पढ़ा. और आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं कि हम पर्सनालिटी को असेस कैसे करते हैं. चलो आपने तो बोल दिया कि ये इंट्रोवर्जन है, ये एक्सट्रोवर्जन है, ये फ्लेगमेटिक है एंड वॉट एवर, बट उसे आप एसेस कैसे करें, कैसे उसे फाइंड करें कि एक्चुअली में पर्सनैलिटी किसकी कैसी है, और हम कैसे प्रेडिक्ट करें कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई इंसान कैसे रिएक्ट करने वाला है. मैं फिर से कह रही हूँ, इफ यू हैव नॉट सीन द अर्लियर 3 videos ऑफ द सेम चैप्टर बिकॉज दैट इज इन अ कॉन्टिन्यूएशन, प्लीज गो वॉच दोज 3 videos एंड देन कम टू दिस वीडियो सो दैट आपका एक कॉन्टिन्यूएशन बने एंड यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली, राइट? सो विल स्टार्ट विद द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि पर्सनैलिटी की असेसमेंट हमें करनी होती है किसी ना किसी मेथड से. एंड ऑल्सो असेसमेंट मतलब होता है कि किसी ना किसी चीज़ को जानना. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, दैट अ फॉर्मल एफर्ट विच इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज द पर्सनैलिटी असेसमेंट. यानी किसी इंसान के पर्सनैलिटी को एसेस करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है, दैट इज पर्सनैलिटी असेसमेंट, राइट? एंड असेसमेंट में सारे प्रोसीजर जो है सीरीज से फॉलो किए जाएंगे, उनका सोल्यूशन, उनके मार्क्स, उनके स्कोर्स बेसिकली देखे जाएंगे कि कैसे क्या है, एंड सो दैट यू कैन easily do that. Okay, now we have very different type of methods जिससे हम इसे find कर सकते हैं साइकोलॉजी. सबसे पहला मेथड है साइकोमेट्रिक टेस्ट. साइकोमेट्रिक टेस्ट इज बेसिकली समथिंग टू मेजर एंड दे हैव मेड अ प्रॉपर टेस्ट, और वो आप किसी पर भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप या जो भी क्राइटेरिया आपका है, एंड देन आप उसमें से फाइंड कर सकते हो कि व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट, राइट? सो ये इसके बारे में 11th में ज़्यादा डिटेल में था. इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन देम इन डिटेल प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. अदरवाइज जो इस साल इस बुक में है हम वो पहले करते हैं. फर्स्ट इज योर सेल्फ रिपोर्ट मेजर. सो गॉर्डन आल्पोर्ट जो थे, अगर आपको याद हो, उन्होंने सबसे पहले ट्रेट अप्रोच, ट्रेट पर्सनालिटी दी है. तो गॉर्डन आल्पोर्ट जो थे वो ये मानते थे और ये बोलते थे बेसिकली कि अगर आपको किसी के बारे में जानना है ना, तो इट्स बेटर कि आप उससे पूछ लो. जस्ट आस्क देमसेल्फ कि आप कैसे हो, आप क्या अपने बारे में करते हो. सो एल्बर्ट का कहना ये था. तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स बेसिकली वो मेजर्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली पर्सन से पूछा जाता है उनके बारे में, दैट व्हाट डू यू फील अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक यू आर, और व्हाट डू यू नो अबाउट यू. इजंट इट इंटरेस्टिंग? इज इट? लेट्स मूव ऑन एंड सी कि किस तरह के या कौन कौन से सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हमारे सिलेबस में हैं. तो सबसे पहला जो है दैट इज MMPI विच इज मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी. ना इसका नाम मिनीसोटा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज जिस हॉस्पिटल, जिस क्लिनिक में ये चीज़ फाइंड करी गई, जो हैथवे एंड मैकिनली काम करते थे, वहाँ का नाम जो है मिनीसोटा था. एंड वाई इट्स नेम इज मल्टीफेजिक? बिकॉज मल्टीफेजिक मतलब इसमें अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है, यानी अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखा जाता है, इसीलिए इसका नाम मल्टीफेजिक है. ओके, MMPI 2 जो है वो अवेलेबल वर्जन है. अवेलेबल मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड वर्जन है जिसे यूज़ किया जाता है. इसमें 567 स्टेटमेंट्स हैं और सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स में. जैसे कि पूछा जाएगा कि आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस में होते हो तो आपको हार्ट बीट तेज फील होती है, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस करे जाएंगे. उसमें आपको बस ट्रू या फॉल्स लिखना होगा अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल हैं. अगर नहीं है तो आपको फॉल्स, और अगर है तो ट्रू, राइट? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 सब स्केल्स होते हैं इसके, जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथेटिक डिविएट, मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानोया एंड साइकिस्थीमिया. If you want to know in detail about them, let me know. I will definitely make a short video on this so that you will get an idea of this. Otherwise एग्जाम में तो नहीं आएगा. एग्जाम में तो बस आपको याद रखना है कि हाँ ये 10 स्केल्स हैं जो MMPI मेजर करता है, दैट इज इट. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि इसका इंडियन अडेप्टेशन किसने दिया है? मलिक एंड जोशी ने.
ओके, विच इज JMPI, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ कल्चर फेयर टेस्ट नहीं होते हैं, तो उनको अपने कल्चर के हिसाब से हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव EPQ विच इज आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर। अब हैंस आइजिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि उन्होंने 3 तरह के डिविजन्स दिए, तो ऑब्वियसली जो भी तरह के उन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए उसी तरह का वो अपना टेस्ट बनाएंगे। उन्होंने टेस्ट में क्या क्या मेजर करने के लिए बनाया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, emotionally stable and unstable, which is basically neurotic and emotional stability, and psychoticism versus sociability. तो जो साइकोटिक पर्सनैलिटी होंगे वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, सोशल कन्वेंशंस उनकी अच्छी नहीं होंगी, हॉस्टाइल होंगे, ईगोसेंट्रिक होंगे। इस पे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि साइकोटिक पर्सनैलिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। क्लियर? ओके, देन वी हैव 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर विच इज 16 PF। ये कटेल ने बनाया था, इनके बारे में भी हमने पढ़ा कि इन्होंने 16 प्राइमरी सोर्स के बारे में दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 16 ट्रेड्स दिए और जो अपना टेस्ट बनाया वो भी ऐसे ही बनाया कि ये जो 16 ट्रेड्स हैं वो इसमें मेजर आराम से हो जाए। ओके, उसके बाद वी हैव द 3 थिंग्स जो हमें याद करनी है। 3 हमारे MMPI वर्जन, 3 हमारे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं जो हमें 12th के लिए प्रिपेयर करने हैं और क्वेश्चन में आता है तो हमें इन्हीं में से लिखना है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में ना प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे सोशल डिजायरेबिलिटी, एक्विसेंस। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होती है कि हमेशा आप वही आंसर दोगे जो आपको लगेगा कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप रास्ते में किसी को देखोगे, डॉग को देखोगे कि वो हर्ट है, क्या आप उसकी हेल्प करोगे? मतलब देयर इज वेरी लेस लाइकली चांसेस कि आप नो आंसर लिखो। एक्चुअल में तो आप हेल्प करो या ना करो, देयर इज अ वेरी डिफरेंट मैटर, बट आप सोचो कि आप लिखोगे उसको, आप बताओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो करूंगा हेल्प मैम, मैं तो करूंगी हेल्प, मैं तो जाके उसकी केयर करूंगी। बट ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सोशल डिजायरेबिलिटी शो करते हैं। इसका मतलब हमें जो लगता है कि सोसाइटी हमसे एक्सेप्ट करेगी, हम उस तरह के आंसर्स में जो है येस या नो कर देते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है एक्विसेंस का। एक्विसेंस बेसिकली क्या होता है, इट्स ये सेइंग रिस्पॉन्सेज YAY। ओके, इट शोज दैट कि आंसर कोई भी हो, आप हमेशा क्या करते हो उसमें यस 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 ट्रू 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 करते हो। इससे आप पता लगा सकते हो कि जो पर्सन है उसने क्वेश्चन पढ़े नहीं है, वो बिना पढ़े यस 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 लिखे जा। ओके, सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम, और ये दोनों प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। अब this is all about self-report. Is it clear? I hope it is clear. Even if it is not, you are always open to ask for queries. Okay, now we have projective techniques. अब आपको ये समझना है कि projective techniques वो techniques होती हैं जो actually सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था ना कि हमारे जो problems होते हैं वो अनकॉन्शियस में होते हैं, डिजायर्स में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व नहीं हो पाते उसमें होते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली इसी को फॉलो करती हैं कि जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हम जो है जो चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम है वो हम खुद भी नहीं जानते, तो उस चीज़ को जानने के लिए हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो स्टिमुलाई होता है यानी जो क्वेश्चंस होते हैं उसका नेचर क्या होगा, स्टिमुलाई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे और बहुत ही बेकार तरीके से डिफाइन करे होंगे। इसके अलावा जो पर्सन है जिसे एसेस किया जाता है उसे बताया नहीं जाएगा कि स्कोरिंग कैसे होगी या इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। इसके अलावा जो पर्सन है उसे जो है ये भी बोला जाएगा कि इसमें कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है, जो आपको लगता है आप वो बताओ। ओके, हर रिस्पॉन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, और इसके अलावा जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंदी होती है। तो इसे कोई भी नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसके लिए प्रॉपर आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपको उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना। ओके, लेट्स मूव ऑन कि क्या क्या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले है रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास 10 इंक ब्लॉट्स हैं, जिसमें से 5 ब्लैक एंड व्हाइट, 2 रेड इंक एंड ब्लैक इंक एंड 3 जो है वो मल्टी कलर्ड है। इसके अलावा ये 7x10 साइज के हैं, और इस तरह का एक इंक ब्लॉट होता है। जस्ट इमेजिन कि आपने एक पेपर लिया, एक साइड पे आपने कुछ बनाया, आपने उसको बंद किया तो, या आपने कोई थ्रेड से उसे खींचा, तो इफ यू विल ओपन दोनों साइड में बिल्कुल ही सिमेट्रिकल फिगर बनेगी, दैट इज एक्चुअली इंक ब्लॉट। और ये रॉर्शैक ने किया था, तो उन्होंने ये 10 फाइनल करे इसमें। अब इसमें जो है 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज है परफॉर्मेंस प्रॉपर, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पूछेंगे कि आपको क्या क्या दिख रहा है।
सेकेंड फेज में हम इंक्वायरी करेंगे कि आपको क्यों दिख रहा है, क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा है, कैसा है कि ऐसा है, एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो इस तरह का देखो, अब आप मेरे को बोलो मैं इसमें क्या दिख रहा है, कोई बोलेगा मुझे बैड दिख रहा है, कोई बोलेगा मुझे छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, कोई कुछ। तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिव है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और फिर जो रिजल्ट जो पर्सन है वो दे रहा है उसके बाद आप उससे फाइंड करोगे कि एक्चुअली में उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, राइट। देन वी हैव TAT विच इज थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। तो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं। अब ये थोड़ा सा कम प्रोजेक्टिव है, क्यों है वो, आप देखोगे वहां पर थोड़े बहुत इंसान दिखेंगे, आपको कोई इमेज दिखेगी, कुछ ना कुछ दिखेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन करने का तरीका कैसे होता है, आपसे पूछेंगे बताओ ऐसा क्यों हुआ, अभी बताओ क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आप बोल सकते हो कि ये जो लेडी है वो अपने पास्ट को याद कर रही है, या ये जो लेडी है वो अपने फ्यूचर को सोच रही है, या ये इसकी मदर है या टीचर है, कुछ भी स्टोरी आप बोल रहे हो, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टोरी बतानी होती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हीरो कौन लगता है आपको इसका, और इस तरह की चीज़ें। अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग, उमा चौधरी ने इसका इंडियन अडेप्टेशन दिया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो फॉरेन में एप्लीकेबल हैं बट इंडिया में नहीं है, तो उसके लिए उसे अडेप्ट करना पड़ा। देन वी हैव रोजनवीक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट स्टडी। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि आप एक सिचुएशन हम सुनाते हैं और बोलते हैं कि अब बताओ ये इंडिविजुअल कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। हम ये नहीं पूछ रहे आप कैसे करोगे। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि एक पर्सन का जो है बॉक्स तोड़ दिया किसी ने, अब बताओ वो क्या करेगा। उसके बाद जो इंसान बताता है ना कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसे मारेगा, या खुद पे गुस्सा निकालेगा, या फिर तोड़ फोड़ करेगा, या फिर वर्बल एग्रेशन दिखाएगा, या फिजिकल दिखाएगा, उससे हम चीज़ें एसेस कर सकते हैं कि इंडिविजुअल कैसा पर्सनैलिटी का है, लाइक दैट। इसमें भी क्या है, पारीक ने इसका इंडियन अडेप्टेशन दिया है, नीड टू रिमेंबर। देन यू हैव सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये थोड़ा सा प्रोजेक्टिव और ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे माई फादर डैश, माई ग्रेटेस्ट फियर, माई बेस्ट थिंग, तो इसमें कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल है और आपको सेंटेंस को बस कंप्लीट करना है, और जो पहली चीज़ आपके माइंड में आए आपको वो बताना है। उससे हम एसेस करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, या थिंकिंग क्या है, या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें परेशानी है। देन यू हैव ड्रॉ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ पर्सन टेस्ट जो है वो हैरिस गुडनफ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बच्चे को हम बोलते हैं कि आप कुछ भी बनाओ, आप एक इंसान बनाओ, पहले खुद को बनाओ, फिर कोई ऑपोजिट सेक्स के पर्सन को बनाओ, उसके बाद फिर किसी और इंसान को बनाओ, फिर बताओ ये कौन है। अगेन पिक्चर्स में जो चीज़ें बनी होती है, जैसे कि कोई फेशियल फीचर नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसका रिश्ते में प्रॉब्लम है, उसके साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर ग्राफिक एम्फेसाइज जो है वो नेक पे बहुत ज़्यादा है, तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम है। कोई हेड बहुत बड़ा बना दिया, बॉडी छोटी बना दी, तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई ना कोई ब्रेन डिजीज है। तो इस तरह से बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है। ऑब्वियसली इसके बेसिस में आप जाके इंटरप्रेट मत करने लगना, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, उससे ही हम उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। तो जो पर्सनैलिटी के जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमने पढ़ा, और आप इन्हें अगर डिटेल में पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या होता है। जिसके भी बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, सो दैट आई कैन वर्क अपॉन इट एंड आई कैन डू इट फॉर यू ऑल। और बस इसके लिए ये है कि स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी जाके इसे अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। ओके, देन यू हैव द लास्ट थिंग इज यू हैव बिहेवियर एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मेथड है। पहला है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, आप जाके बात करो, मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है, क्यों प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें। इसमें क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होगा कि आपने कुछ सोचा नहीं, आपको बताया बस हाँ मुझे ये पूछना है, आप वहाँ जाओगे और आप कुछ भी ऊपर नीचे क्वेश्चन पूछने लगोगे, मतलब आपने कुछ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लिखे नहीं। जबकि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसमें आपके क्वेश्चन लाइन टू लाइन लिखे होते हैं, आपको बस वो अप्लाई करने होते हैं, पूछने होते हैं डायरेक्टली, एंड देन यू नीड टू राइट देम। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम जाके एक्चुअली में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब चाहे वो पार्टिसिपेटिव हो कि हम वहाँ जाके बैठकर चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर हम अपने घर पर बैठकर चीज़ों को देख रहे हैं, कैमरा हमने वहाँ लगा दिया है, इट कैन बी दैट ऑल्सो, और किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। मान लो अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी करके आ जा रहे हो, तो हो सकता है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस आउट कर दो। इंटरव्यू आपको अच्छे से लेना है, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इतना समय लगेगा करने में, राइट।
इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट की मेच्योरिटी बहुत चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके कर सकता है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स फॉर दैट। ओके, और कई बार आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो लोगों को पता लग जाता है कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लोग जैसे एक्चुअल में बिहेव करते हैं वैसा नहीं करेंगे, सो दैट इज द थिंग, राइट। उसके बाद आता है बिहेवियरल रेटिंग्स, ये और इंटरेस्टिंग है थोड़ा बहुत, जिसमें हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर की रेटिंग्स पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम आपसे पूछें कि इस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या ये सब है, ठीक है, उसका कैटेगरीज के हिसाब से मार्क्स के इसको क्वेश्चनर देके आपको क्या लगता है कि इसमें कि गुड है, बैड है, न्यूट्रल है, इस तरह से। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है कि आपको पता है कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, आप बोलोगे हाँ ये तो सुंदर भी बहुत है, ये खाना भी अच्छा बनाता है, ये भी करता है, वो भी करता है, तो एक अच्छाई के साथ अलग अलग अच्छाइयाँ आप जोड़ देते हो, दैट इज हेलो इफेक्ट। अब इसमें दो और बायस आते हैं, एक तो मिडिल कैटेगरी बायस। अब कुछ लोग क्या होते हैं जो हमेशा बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, ठीक है। दूसरा आता है एक्सट्रीम कैटेगरी, वो क्या होता है बहुत बुरा या बहुत अच्छा, वो किसी को ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है, वो बोलेंगे बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा है। अब दोनों चीज़ें जब बहुत ज़्यादा होने लग जाए तब हम इसे बायस कहते हैं, इसीलिए इन्हें हम वो कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अगर दिख रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉट राइट, उस पर्सन की रेटिंग्स को आप इतनी इंपॉर्टेंस पे नहीं दे सकते। देन यू हैव नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में तो सिंपली क्या होता है कि आप बोलो क्लास में कि मुझे क्लास में सीआर बनाना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, मॉनिटर बनाना है, किसको आपको लगता है कि नॉमिनेट होना चाहिए। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए आपको क्या लगता है कि कौन नॉमिनेट होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए आप जो है सबको बोल सकते हो कि आप किसे नॉमिनेट करोगे, और फिर आप जान सकते हो कि कौन है जो इंसान किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पॉपुलर है। ओके, इसके अलावा द लास्ट इज योर सिचुएशनल टेस्ट। ये एक्चुअली सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट कहलाता है, कंपनीज वगैरह ऐसे कराते हैं। वो बोलती हैं कि आप एक रोल प्ले करके दिखाओ सबके सामने कि कैसा होगा अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, उसे आप एक रोल प्ले में करके दिखाओ। तो जो वो करके दिखाते हैं इससे हमें पता लगता है कि ये इंसान एक्चुअली सोचता कैसे है, और इससे हमें पता लग जाता है कि वो इंडिविजुअल कैसा है। सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर एंड हमने बहुत बड़ा चैप्टर विच इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी कंप्लीट कर लिया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड डील फॉर ऑल ऑफ यू and for me also, and I hope you are with me, you are revising with me. अगर आप इसे कर रहे हैं it will be of a great help to you. Do support the channel, subscribe it, turn the notifications on so that in the future मैं कुछ और sample papers लेके आऊँ और detail explanation करूँ. And also if you want the guidance on personal basis, we can provide you with the personal as well as in the group tuitions. And that is it for now. Then study hard, take good care of yourself. अगली वीडियो में मिलते हैं with the third chapter. Bye bye, take care.